और आज हम जब बात करेंगे तो राजनीति, आंदोलन और मुझे लगता है व्यवस्थागत परिवर्तन, उन परिवर्तनों को लेकर जो छटपटाहट है वो पांचजन्य की पत्रकारिता में है। और हमारे साथ जो पत्रकार हैं, आंदोलनकारी हैं, राजनेता हैं, अधिवक्ता हैं, इनके इतने रूप हैं कि क्या कहा जाए। आज इनसे वो जो एक लड़ाई लगातार ये लड़ते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। कपिल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ताजा खबर से बात करें, अखबार वाले, मीडिया वाले ताजा खबर से बात करते हैं। अभी जेल हुई नहीं है मगर जेल के ताले टूटेंगे, ये प्रचार है या राजनीति है, ये क्या है, इसे कैसे देखते हैं आप? और मैं कहां से कह रहा हूं आप उसका संदर्भ समझ रहे होंगे। बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पांचजन्य भारत प्रकाशन का। आज यहां साबरमती नदी के किनारे ये साबरमती संवाद, स्वाधीनता के 75 वर्ष और वैचारिक और बौद्धिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष के पांचजन्य के 75 वर्ष, इसके लिए और इस प्रकार के आयोजनों के लिए, और खास तौर पर हितेश जी आज सुबह से जो सत्र हुए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि उन चर्चाओं की, विमर्श की, किरण जी ने जो सुबह बोला भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में, उसके बाद मुकुल जी ने जिस प्रकार से शिक्षा के पूरे परिदृश्य को हमारे सामने रखा, और अभी जो चर्चा यहां पे हो रही थी विभाजन की, विभीषिका की भी जो चर्चा हुई, भारत के रक्षा के इस वक्त के माहौल की, और उस सब में एक बार मैं जरूर चाहता हूं पूरा सदन आपके लिए जरूर ताली बजाए, क्योंकि विशेषज्ञ तो अपनी बात रख रहे थे लेकिन मेरे को लगता है उतनी ही विशेषज्ञता के साथ आप उस संवाद को दिशा दे रहे थे। बहुत बहुत आभार। यहां पर आज मुझको बुलाने के लिए अश्विनी जी के साथ सौभाग्य है कि मैं मंच को शेयर कर रहा हूं। जो आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है कि गुजरात में शराबबंदी है, लोगों के लिए जरा संदर्भ उसका स्पष्ट करेंगे तो अच्छा होगा। आपने कर दिया स्पष्ट। एक राज्य जहां लिकर का डिपार्टमेंट ही नहीं है और एक राज्य जहां पे शराब मंत्री ही शिक्षा मंत्री है, वो ये बताने आ रहे हैं कि हमसे सीखो, हमसे सीखो। जो आपने बोला अभी, जो ट्वीट आज सुबह किया गया, जेल जाने की इतनी जल्दबाजी, इतनी मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जेल में जाए। आज अगर सबसे ज्यादा कोई करवा चौथ का व्रत किया होगा केजरीवाल ने कि सिसोदिया जेल चला जाए। इस प्रकार का सुबह से भ्रष्टाचार का जश्न, अपराधियों का नंगनाच। इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं हितेश जी, क्योंकि हम दोनों उस आंदोलन की नींव से जुड़े हुए लोग रहे और प्रखरता के साथ विरोध करने वाले लोगों में से एक रहे। मैं कई बार यह बात कहता हूं और आज अहमदाबाद की कर्णावती की भूमि से यह बात कहनी बहुत आवश्यक है। मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि आंदोलन का अपहरण किया गया, जैसे कि बाबा खड़क सिंह की एक कहानी है कि एक डाकू ने अपंग बनकर उनका घोड़ा ले लिया। उन्होंने केवल इतना कहा, बाबा भारती ने केवल इतना कहा कि ये घोड़ा तो तू धोखा दे के लेके जा रहा है, पर किसी को ये बताइयो मत, क्योंकि लोग जो हैं दुर्बलों की मदद ही नहीं करेंगे इसके बाद कभी। उनका भरोसा उठ जाए। भरोसा, ये भारत में आंदोलन के नाम पे, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे इस देश में यह किया गया। और जो आपने बोला कि यहां तो शराब है ही नहीं, डिपार्टमेंट नहीं है, बंदी भी है शराब की, जो कुछ लोग करते भी होंगे तो अपवाद स्वरूप। और वहां जहां शिक्षा तो यहां पर सिखाने मत आओ, यहां पे सीखने आओ। साबरमती के किनारे खड़े होकर यमुना को साफ कैसे करना है ये सीखने आओ। यहां ये सिखाने मत आओ कि नदियों के किनारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बस्तियां कैसे बसाई जाती हैं। 7 करोड़ की पॉपुलेशन, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का राज्य जिसमें आदिवासी इलाके भी, देहाती इलाके भी, और उसके बाद 1.8% की बेरोजगारी दर, और तुम सिखाने आ रहे हो 1500 स्क्वायर किलोमीटर में 1 करोड़ की पॉपुलेशन में 9% की बेरोजगारी दर वाला सिखाने के लिए आ रहा है। यहां पे 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 करोड़ की पॉपुलेशन, 97% घरों में पीने का पानी पाइप से जा रहा है।
1500 स्क्वायर किलोमीटर, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन, 40% घरों में टैंकर से पानी जा रहा है। सिखाने मत आओ, सीखने आओ। प्रति 1 लाख छात्रों में 31 कॉलेज, प्रति 1 लाख छात्रों में 8 कॉलेज। सिखाने मत आओ, सीखने आओ। इसी मेरे को लगता है कि आज साबरमती के किनारे मैं सच में यह बात कहना चाहता हूं कि इस देश में आंदोलन अगर सीखना है तो अमूल से सीखो। कोऑपरेटिव का आंदोलन बना के कितना बड़ा लाखों लोगों का जीवन बदलना सिखा दिया। विकास अगर सीखना है तो गुजरात के मॉडल से सीखो। राष्ट्रवाद अगर सीखना है तो गुजरात के वोटरों से सीखो, जिन्होंने देश में, मैं कई बार यह बात कहता हूं कि आपने अपने 2 सबसे अच्छे सपूत दिल्ली भेजे हैं और हमने अपने 2 आइटम आपके यहां पे मनोरंजन के लिए भेज रखे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी अश्विनी जी इस विषय में और भी गंभीरता से बात रखेंगे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का लबादा ओढ़कर कोई नक्सली, कोई देशद्रोही, कोई आपकी जड़ों में मट्ठा डालने वाला, देश की आंतरिक सुरक्षा को, देश के विकास को, खासतौर पे उत्तर कोरोना काल में जिस प्रकार से देश खड़ा हो रहा है, इसमें साजिशें रचने वाला कोई तो विष बेल अपनी जड़ें जमाने की कोशिश तो नहीं करना। ये आज सबको आंखें खोलकर समझने का समय है। बिल्कुल कपिल जी। अश्विनी जी, मैं कपिल जी ने जो कहा उससे जोड़ के बात कहता हूं कि भरोसा उठ जाएगा, जो बात कही, जब जनता में आक्रोश पैदा होता है तो उसका कारण ये भी रहता है कि एक लंबे समय उसमें ऊब, उकताहट पैदा हुई, वो आक्रोश में परिणत हुई और हम 75वें वर्ष में हैं स्वतंत्रता के। स्वतंत्रता के समय पर जो उत्साह था, क्या उससे उकताहट पूरी खत्म हुई? और व्यवस्था की अगर बात करूं तो कानूनों के संदर्भ में राज गया मगर कामकाज का ढंग ढर्रा गया क्या? इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं दीनदयाल जी को नमन करता हूं, जिन्होंने जो एक बीज बोया वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया और उसको आप लगातार आगे बढ़ा रहे। तो मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, 5 जन पूरे परिवार को, सबको हार्दिक बधाई देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। मेरा ये मानना है हितेश जी कि भारत में कानून का राज है। तो जिस चीज का राज है अगर वो अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा। चूंकि कानून का राज है तो कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा, कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। दूसरा, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवा अच्छी नहीं होगी तो बीमारी उतना जल्दी खत्म नहीं होगी। मिस्त्री बहुत अच्छा हो लेकिन अगर आपका सीमेंट बालू अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो घर बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन अगर आपकी गाड़ी का इंजन खराब है, उसका टायर ट्यूब खराब है, तो आपकी यात्रा बहुत सुरक्षित नहीं होगी। भगवान की कृपा से इतने वर्षों के बाद, पता नहीं किसके पुण्य से, हमें इतने अच्छे शासक मिले माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में, इतने त्यागी, इतने ईमानदार, इतने मेहनती। अब मेरा यह मानना है कि जितने मतलब जैसे हमें प्रधानमंत्री मिले इतने उत्तम, सर्वोत्तम कहता हूं मैं, वैसे हमारा प्रत्येक नियम कानून भी सर्वोत्तम होना चाहिए। नहीं तो खाना बनाने, बहुत सारी यहां बहनें बैठी हैं, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो लेकिन अगर आपके किचन का मसाला खराब है, आपका आटा खराब है, आपका चावल खराब है, आपकी दाल खराब है, तो आपको कितना अच्छा खाना बनाना आता हो, आप अच्छा खाना नहीं बना पाएंगी। वैसे ही शासक जिस तरीके से है, अगर उसी रेशियो में हमारा कानून अच्छा हो जाए तो मुझे लगता है यहाँ की व्यवस्था बहुत तेजी के साथ बदलेगी। उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मुझे लगता है 4 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार, उनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, उनसे ज्यादा नेशनलिस्ट से अगर आप पूरी दुनिया में आप शासकों की तुलना करिए तो मुझे लगता है इस समय भारत के शासक, भारत के प्रधानमंत्री बाकी सारे प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्रपतियों से ज्यादा मेहनती, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा देशभक्त है। लेकिन जो प्रॉब्लम भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, जो प्रॉब्लम भारत में है वो दुनिया के कई देशों में नहीं है। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है, बस कानून का अंतर है। वो व्यवस्था ठीक हो जाए, वो कहते हैं कानून अच्छा तो राज अच्छा, कानून घटिया तो राज घटिया। बहुत बढ़िया। कपिल जी, आपने तो जो मुद्दा छेड़ा है मुझे लगता है कि बहुत गर्म है गुजरात में। और अभी सुबह जब कानितकर जी का सत्र था, उन्होंने बताया देश की शिक्षा व्यवस्था का वास्तव में मॉडल कैसा होना चाहिए था।
राजनीति और आंदोलन की बात है। शिक्षा का मॉडल कैसा होना चाहिए था? हमारा एक तंत्र था। दिल्ली में शराब के ठेकों में हमने देखा कैसी ताबड़तोड़ वृद्धि हो गई। तो दिल्ली में जिन्होंने शिक्षा को ठीक करने का ठेका लिया था, उन्होंने ठेका बहुत सीरियसली लिया था। कैसे? ये आपने बहुत गंभीर प्रश्न पूछा और कई बार इस पर हंसी भी आती है, क्योंकि जिनका काम शिक्षा के मंदिरों को ठीक करना था, वो शराब की दुकानें खोल रहे थे। और हितेश जी, देश में और दिल्ली में 70 साल में एक राज्य में इतने ठेके कभी नहीं खुले जितने पिछले 1 साल में दिल्ली के अंदर खोले गए। और वो कब खोले गए ये समझना बहुत आवश्यक है। खोले गए कोरोना के काल में। जिस वक्त आप और हम अपने घर में मंदिर में बैठ के केवल इतनी प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु किसी के प्राण ना जाएं, हे प्रभु बचा लो, हमारे कोई जानने वाले को कोरोना ना हो तो उसकी रक्षा हो जाए। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, खाने से, दवाई से, स्वयं सेवा का एक माहौल पूरे देश में था। उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शराब के दलालों के साथ मीटिंग कर रहे थे। नहीं, पूरा देश अल्कोहल पे काम कर रहा था, सैनिटाइजर पर काम कर रहा था। वो भी अपनी तरह से अल्कोहल पर ही काम कर रहे थे। बहुत सही बात है आपने। तो अल्कोहल पर हाथ साफ करने की जगह अल्कोहल से सिस्टम साफ करने की कोशिश की जा रही थी। और मैं आज आपको इसके तथ्य बताता हूं, जिन तथ्यों पे कई बार गंभीर चर्चा नहीं हो पाती है। कोरोना का काल, लोग मौत के दरवाजे पे खड़े हैं, एक दूसरे की मदद करने की सोच रहे हैं। खोलनी थी मोहल्ला क्लिनिक, खोले शराब के ठेके। खरीदने थी ऑक्सीजन, खरीदी दारू की बोतलें। और ऑक्सीजन कहां से मिली बाद में दिल्ली को? इस गुजरात की धरती से, जहां पे आज हम बैठे हुए हैं। अगर यहां से ऑक्सीजन नहीं पहुंची होती तो उन शराब के ठेकों और दारू की बोतलों के बदले दिल्ली के लोगों की जान नहीं बच सकती थी। पूरा का पूरा तथाकथित स्वास्थ्य का क्रांति का मॉडल कोलैप्स करके पड़ा हुआ था। उसके बाद आपने 800 करोड़ रुपए शराब माफिया का माफ कर दिया। जब एलजी साहब ने बोला कि क्यों किया, तो हड़बड़ाहट में उस नीति को वापस लेने की कोशिश की गई। और आज जिस भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं पांचजन्य के मंच से कि विजय नायर जेल में क्यों है और कौन है विजय नायर? समीर महेंद्रू जेल में क्यों है और कौन है समीर महेंद्रू? क्यों बुलाया गया है मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए? क्यों सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही है? क्यों जितेंद्र तोमर को कन्विक्ट घोषित किया जा चुका है? क्यों सोमनाथ भारती को कन्विक्ट घोषित किया जा चुका है, कन्विक्टेड? आप इसको भगत सिंह बता रहे हो? भगत सिंह के शराब के ठेके खोलने के लिए लड़ रहे थे, दारू का धंधा करने के लिए लड़ रहे थे। सिसोदिया भगत सिंह है तो सत्येंद्र जैन राजगुरु है, ताहिर हुसैन सुखदेव है। ये आप भारत के क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हो। भारत के स्वाधीनता के लिए लड़ने वालों की तुलना कमीशनखोर, रिश्वतखोर, शराबी इन लोगों से की जा रही है। जेल में जाना, स्वाधीनता के लिए जेल में जाना और चोरी के लिए जेल में जाना। इसीलिए मैं कई बार एक बात बार बार बोलता हूं कि जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां पे अरविंद केजरीवाल के गैंग का अंत होगा जेल के अंदर। मैं इसमें मैं जोड़ता हूं। हाँ। आपको सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, मैं ओवरलैपिंग भी नहीं होने देता हूं और पूरा कंटेंट निकाल लेता हूं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। महापुरुषों की बात आई। इस देश में महापुरुषों को एक खास तरीके से दिखाना ये राजनीति का शगल रहा है। वो एक वर्ग के हैं, एक जाति के हैं, एक क्षेत्र के हैं, ऐसा प्रयास लगातार चलता रहा। मतलब राजनीतिज्ञ नेताओं का ये शगल के महापुरुषों के नाम को पत्ते की तरह फेंटते हैं और आज हमारे काम के ये हैं, कल हमारे काम के दूसरे हैं। उस समय पर पीछे की बात नहीं करते। जगह बदलती है, स्थान बदलता है, मुद्दा बदलता है। तो इस तरह से महापुरुषों का नाम, और दिल्ली की राजनीति में आप महापुरुषों के इस उपयोग को कैसे देखते हैं? अब मेरी बात में आपका क्वेश्चन जुड़ गया? जुड़ गया, बिल्कुल जुड़ गया। देखिए, जब उस पार्टी की स्थापना हुई थी जिसको आम पार्टी कहते हैं, शायद भगवान के आशीर्वाद से मैं भी उसका संस्थापक सदस्य था, मैं भी उसका नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर था। तो पीछे 2 लोगों की फोटो थी, गांधी जी की और शास्त्री जी की। वादा क्या था?
जातिवाद खत्म करेंगे, भाषावाद खत्म करेंगे, क्षेत्रवाद खत्म करेंगे, कट्टरवाद खत्म करेंगे, मजहबी उन्माद खत्म करेंगे, नक्सलवाद खत्म करेंगे, माओवाद खत्म करेंगे, शराबबंदी करेंगे। ये वादा याद करिए 2012 की जो शपथ वो भाषण। 4-5 साल तक गांधी जी शास्त्री जी पीछे लगे रहे, अगला सफेद कपड़ा भी पहनता रहा, लेकिन 5 साल में जब मोटा माल कमा लिया, चूंकि दोनों ईमानदारी के प्रतीक थे, तो उसने पीछे से बैकग्राउंड ही बदल दिया। गांधी जी को भी गायब कर दिया, शास्त्री जी को भी गायब कर दिया। अब उसको लगा कि गांधी जी शास्त्री जी वाला काम हो गया, मोटा माल आ गया, कई सारे विधायक जेल चले गए हैं, कई सारे बेनामी संपत्ति में काले धन में है, तब ये वाला चलेगा नहीं। वो दूसरा लेके आया, मॉडल ले आया। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर, दूसरी तरफ भगत सिंह। अपनी शर्ट भी बदली, पहले व्हाइट शर्ट थी, बाद में नीली शर्ट कर लिया। पर्टिकुलर उसको लगता है कि ये नीला जो है वो बहुजन समाज का झंडा है, तो लाओ नीली शर्ट पहनूंगा तो बीएसपी वाली वोट मिलेगी, ऐसा उसके दिमाग में फितूर रहा होगा, इसलिए उसने शर्ट भी बदली। उसके बाद पूरे दिल्ली में आप जरा देखो, बाबा साहब अंबेडकर शराब विरोधी, भगत सिंह शराब विरोधी। अगर आप संविधान सभा की डिबेट देखिए तो उसमें सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था दलितों का उत्थान करना है तो शराबबंदी करनी पड़ेगी, इसीलिए संविधान का आर्टिकल 47 कहता है शराबबंदी होनी चाहिए। ये बाबा साहब कहने से आया संविधान में। और अगले ने दिल्ली के 50 वार्ड जहां एक भी शराब की दुकान नहीं थी, दिल्ली के 280 वार्ड में से 50 वार्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं थी, वहां पे 3-3 यानी 150 दुकान उन 50 वार्डों में खोलने का ठेका दे दिया। पीछे किसकी फोटो? बाबा अंबेडकर साहब की और भगत सिंह की, दोनों ही शराब के विरोधी थे। पहला। दूसरा, एक एग्जांपल और देता हूं मैं पाखंड का। अगला दिल्ली में हर 2 महीने में एक विशेष सत्र बुलाता है। वो विशेष सत्र को मैं निंदा सत्र कहता हूं। कभी मोदी जी को गाली देने के लिए, कभी इनको गाली देने के लिए, कभी विधानसभा की बैठक होगी, विधानसभा में एक प्रस्ताव पास होगा, सुबह से लेकर शाम तक भाषण होगा, कंक्लूड करेगा मुख्यमंत्री। एक बात मैं बीच में बोलना चाहूंगा, हम सत्र में जो लोग नहीं हैं उसे बोलते में थोड़ा रिजिड लगता है, अगला बुलाता है, अगला बोलने से थोड़ा अगली लगता है। बुलाते हैं, बोलिए। ठीक है, मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री विशेष निंदा सत्र बुलाते हैं। दिन भर उसमें गाली दी जाएगी, भाजपा को गाली, संघ को गाली, प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली, कभी गृह मंत्री अमित शाह जी को गाली, मतलब उनके बारे में उल्टा सीधा। आप लोगों में आप बताइए, 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई विशेष सत्र बुलाया? कभी जमाखोरी के खिलाफ विशेष सत्र बुलाया? कभी कालाबाजारी बंद करने के खिलाफ विशेष सत्र बुलाया? कभी दिल्ली की विधानसभा में घूसखोरी पे चर्चा नहीं हुई, कभी जमाखोरी पे चर्चा नहीं हुई, कभी मिलावटखोरी पे चर्चा नहीं, कभी कालाबाजारी पे चर्चा नहीं, कभी अलगाववाद पे चर्चा नहीं, कभी कट्टरवाद पे चर्चा नहीं, कभी नक्सलवाद पे चर्चा नहीं, कभी माओवाद पे चर्चा नहीं, कभी देश की एकता अखंडता कैसे मजबूत करे इस पे कोई चर्चा नहीं। उसके आगे का पाखंड, दिल्ली का स्कूल वर्ल्ड क्लास। दिल्ली में 70 में से 67 या 63 इस समय विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। किसी भी विधायक का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, लेकिन दिल्ली के स्कूलों का प्रचार लंदन के अखबारों में हो रहा है कि हमारा स्कूल वर्ल्ड क्लास है। अरे अगर स्कूल वर्ल्ड क्लास है तो विधायकों के बच्चे क्यों नहीं जा रहे? मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के बच्चे अपने सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? आपने कोई आरटीआई सब चीजों पे लगाई? आपने दिल्ली के इन पे डेटा मांगने के लिए आरटीआई लगाई? हाँ, मैंने आरटीआई लगाई, किसी विधायक का बच्चा नहीं पढ़ता, किसी मंत्री का बच्चा नहीं पढ़ता। दूसरा एग्जाम्पल, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास, पूरी दुनिया में उसका प्रचार हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में उसका खबर छप रही है। आप तक मुझे कोई एक बताओ किसी विधायक का परिवार दिल्ली के आम आदमी पार्टी का जाके मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया हो? नहीं, विधायक छोड़ दो, कभी मुख्यमंत्री ने इलाज कराया हो, कभी डिप्टी सीएम ने इलाज कराया हो, कभी किसी ने इलाज कराया हो। तो इसलिए कह रहा हूं, ये झूठ पाखंड की जो राजनीति है ना, इसने बहुत बड़े आंदोलन पे एक विश्वसनीयता का सवाल खड़ा कर दिया। भविष्य मुझे नहीं लगता है कि इस व्यक्ति के कारण आने वाले टाइम में कोई आंदोलन हो पाएगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर कोई आंदोलन करेगा, कह रहे ये भी केजरीवाल ही है। मतलब आज की डेट में झूठ का नाम पाखंड का पर्यायवाची कोई व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे मैं आपको आंकड़े के आधार पर बता रहा हूं। आप कह नहीं रहे हैं और आप सब कुछ कह दे रहे हैं, और आप तो वन लाइनर कहते ही हैं। आपसे भी पूछता हूं मैं, दिल्ली में स्कूलों की बात हो रही थी और वर्ल्ड क्लास स्कूलिंग के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सारी दिल्ली की अंग्रेजी ठीक करनी थी। इतनी ठीक हो गई, मैं देखता हूं कि 8 PM के बाद अनपढ़ भी मोहल्ले में इंग्लिश बोलते हैं। आप तो गुजरात में घूम रहे हैं, कैसा देखते हैं? देखिए,
हितेश जी, क्योंकि आरटीआई की बात हुई और पाखंड की बात हुई और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं अगले 2 मिनट में केवल आरटीआई, इसके अलावा कुछ नहीं, आरटीआई के द्वारा जो जानकारी सामने आई 4 या 5 मुद्दों पे एग्जाम्पल देता हूं। गुजरात में आकर बोला गया कि दिल्ली के अंदर 12 लाख युवाओं को नौकरी दी गई, हमने आरटीआई डाली। गुजरात का एक ग्रुप है आरपीएस ग्रुप, उन्होंने आरटीआई डाली। आरटीआई से निकल के आया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पिछले 8 साल में सबसे कम नौकरी देने वाले राज्य का नाम है दिल्ली, 3246 नौकरी दी गई और यहां पे आके बोला गया 12 लाख नौकरी। सारे वीडियोस में अलग अलग लाखों में आंकड़े हैं, मैंने देखा है। जब ज्यादा पी ली तो नंबर बढ़ गया, कम पी ली तो दूसरी आरटीआई, इन्होंने बोला कि हम सारे अस्थायी कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर 17 अस्थायी कर्मचारी आज बैठे हैं पिछले 8 साल से, पहले अपने दफ्तर के अंदर पक्का कर दो। एजुकेशन, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड जगह का नाम लेके बताता हूं, दिल्ली में 26 एजुकेशन जोन है, केवल एक जोन का एग्जांपल देता हूं, बदरपुर साउथ दिल्ली जोन, 26 स्कूल, 40,000 बच्चे आज की तारीख में टीन के डब्बे के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। 70% स्कूलों में साइंस नहीं है, 65% स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। 2011 10वीं क्लास का रिजल्ट दिल्ली सरकारी स्कूल 99%, 2019 10वीं क्लास का रिजल्ट दिल्ली सरकारी स्कूल 71%। एजुकेशन क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, सफेद झूठ। इसीलिए जब यहां पे आके उन्होंने एक कागज का ऐसे गारंटी कार्ड दिखाया, गुजरात में गारंटी कार्ड दिखा रहे हैं, कह रहे हैं गारंटी कार्ड है। तो मेरे से किसी ने पूछा, हमारे पास जनकराज जी भी हमारे साथ यहां पर है, भूमिका जी भी हमारे साथ है, इन्होंने पूछा कपिल भैया गारंटी कार्ड का मीनिंग क्या हुआ? मैंने कहा केजरीवाल का गारंटी मतलब गंजा बाल उगाने का तेल बेचने निकला हुआ है। अब आप ये सोचो, सर आपको नहीं बोल रहा मैं आप एक बात सोचो, आपके दरवाजे पर कोई गंजा है और ये बोले कि ये तेल ले लो, इससे लंबे घने काले बाल उगेंगे, तो आप उससे क्या बोलोगे? भाई तू अपने उगा ले। नौकरी पक्की करते हो, पंजाब की करके दिखाओ। 1,000 रुपए पर महीने महिलाओं को देते हो, दिल्ली और पंजाब में देके दिखाओ। अस्थायी कर्मचारी पक्के करने हैं, दिल्ली और पंजाब के करके दिखाओ। कौन सा झूठ, और एजेंडा क्या है? हितेश जी एजेंडा क्या है ये समझना होगा। एजेंडा राजनीति नहीं है, चुनाव नहीं है। राजनीति और चुनाव गुजरात में लड़ने की और जीतने की स्थिति नहीं है, हैसियत नहीं है। एजेंडा क्या है? जो राजेंद्र पाल गौतम बोल रहा था, 2025 तक 10 करोड़ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना है, ये एजेंडा है। दिल्ली में कौन कृष्णा, गुजरात में जय श्री कृष्णा। दिल्ली में कौन महादेव, गुजरात में हर हर महादेव। दिल्ली में राम नहीं होते, गुजरात में जय श्री राम। मौसी राम मंदिर बनाने को मना कर रही थी चाची, बट मतलब इस प्रकार क्या बोला राजेंद्र पाल गौतम ने। और मैं क्यों दोबारा यहां पे कोट कर रहा हूं, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम आज भी आम आदमी पार्टी का विधायक है और आज भी आम आदमी पार्टी का सदस्य है, उसे पार्टी से नहीं निकाला गया। केवल वडोदरा की जनता ने उस दिन जो आक्रोश दिखाया, उसके कारण अगले दिन मंत्री पद से इस्तीफा लिया। अगर वो गलत है तो पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा, विधायक के पद से क्यों नहीं निकाला? और क्या बोला उन्होंने? मैं राम को नहीं मानता, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, जो बनाने वाले को नहीं मानता, चलाने वाले को नहीं मानता, मिटाने वाले को नहीं मानता, उसे हम नहीं मानते। मानते हैं क्या? और टारगेट लेके आप टारगेट दे रहे हो 10, 1, 2, एक तरफ आप यहां पे टारगेट दे रहे हो 10 करोड़ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराऊंगा, दूसरी तरफ वहां पे ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश, अमानतुल्लाह खान जिसके घर से हथियार निकल रहे हैं। दिल्ली और गुजरात के मॉडल को एक लाइन में मैं डिफाइन करता हूं। गुजरात में 2002 के बाद दंगे होने बंद हो गए और दिल्ली में 2015 के बाद दंगे होने शुरू हो गए। ये एक लाइन का मॉडल है। आप और हम सब दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में 92 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी दंगा नहीं हुआ था और 2015 से हर साल दंगा हो रहा है। अभी हमने कल नितेश को खोया है, उनका मर्डर हुआ। उससे 3 दिन पहले शादीपुर में नितेश, 3 दिन पहले सुंदर नगरी में मनीष, उससे पहले ध्रुव त्यागी, अंकित शर्मा, डॉक्टर नारंग, कितने लोग, दिनेश खटीक, राहुल राजपूत, कितने हत्याएं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। 2 शब्द क्या निकले इनके मुंह से? 2 आंसू। मैं गया हैदराबाद हितेश जी,
हैदराबाद में मैं जब गया, वहां पे यूनिवर्सिटी में लोगों ने बोला यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे, किसी छात्र ने आत्महत्या कर ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे। नहीं, वो दादरी भी गए थे। दादरी भी गए, आप दादरी चले गए, आप हैदराबाद चले गए, आप रिंकू शर्मा के घर नहीं जा पाए? आपके घर से 7 किलोमीटर दूर, राहुल राजपूत 5 किलोमीटर दूर, ये अभी कल नीतीश, इनका नाम नहीं निकल रहे मुंह से, यानी आपके आंखों में आंसू मरने वाले का धर्म देख के आते हैं, आपके मन में पीड़ा, क्योंकि आप तो राजेंद्र पाल गौतम को बगल में लेके खड़े हो, अमानतुल्लाह खान को साइड में। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने आप को कृष्ण से तुलना मत करो। तुम्हारा असली जो स्वरूप है वो कालिया नाग का है, जिसमें एक फन अमानतुल्लाह खान जिहादी, दूसरा फन राजेंद्र पाल गौतम धर्म परिवर्तन का टारगेट, तीसरा फन मनीष सिसोदिया शराब घोटाले का दलाल, चौथा फन सत्येंद्र जैन हवाला के लिए जेल काट रहा है। लेकिन आज इस देश में इस प्रकार के कालिया नागों का मर्दन का काल चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपराध के खिलाफ। इस वक्त एनआईए, सीबीआई, ईडी, एनबीसी, इस वक्त एनसीबी, इस वक्त जो कार्य कर रही है, 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ वो कार्य। इन एजेंसीज के नाम नहीं मालूम होते थे लोगों को। तो इस वक्त तो कालिया का मर्दन चल रहा है। इस वक्त कोई कालिया नाग, उसकी छटपटाहट और बेचैनी यही बता रही है कि ऊपर सर पे ताता थैया कर रहे हैं काना, वो जो कुचला जा रहा है उसकी बेचैनी है। और एक चीज इसमें मैं लास्ट में जरूर जोड़ना चाहता हूं, गुजरात की जमीन से इस देश में डेवलपमेंट, ग्रोथ और नेशनलिज्म, ये पूरे देश ने सीखना शुरू किया है। जो ये लोग पूछते थे ना, मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे, एक मंदिर की तारीख पूछते थे, 50 मंदिर बना के खड़े कर दिए, केदारनाथ से लेके और सोमनाथ, पावागढ़, अंबाजी, बैजनाथ, आज एयरपोर्ट बना हुआ है, बद्रीनाथ, माता वैष्णो देवी, कटरा तक 6 घंटे की सड़क दिल्ली से। तुम एक मंदिर की तारीख पूछते थे, महाकाल, काशी विश्वनाथ, अयोध्या में राम मंदिर तो बन ही रहे हैं और मथुरा की बारी आने वाली है। एक मंदिर की तारीख पूछते थे, 50 मंदिर बना के दे दिए। डेवलपमेंट, आईएमएफ की रिपोर्ट क्या बोल रही है, पूरी दुनिया में एकमात्र अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था जो सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही है। फ्रांस का राष्ट्रपति खड़े होकर यूनाइटेड नेशन में अगर किसी एक आदमी का नाम लेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेता है। अकेला देश, अभी बोला अजय भट्ट जी ने, अकेला देश यूक्रेन भी जिसकी तारीफ कर रहा है और रशिया भी जिसकी तारीफ। इसीलिए आपको गुजरात के आज के वातावरण में यह समझना होगा कि इस प्रकार के झूठ राजनीति और वोट के लिए नहीं बोले जा रहे, ये झूठ बोले जा रहे हैं कि पत्थर गुजरात पे मारो, चोट मोदी जी पे करो और दुश्मनी भारत माता से निकालो। इसीलिए इनके पास इतना पैसा, इतनी साजिश, इतनी फंडिंग, इतने विज्ञापन, क्योंकि पूरे विश्व में जो भी आज भारत को कमजोर करना चाहता है वो इस रास्ते से एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं कहना चाहता हूं। कपिल जी ने जो बोला, एक पार्टी पर फोकस, बहुत सारी चीजें आई हैं, मगर मैं जो व्यवस्था की बात करूं, कानूनों की बात हमारे यहाँ जो चली, अंग्रेजों ने जो दिया था उसके बैगेज की तो बात है, मगर आगे की जो राजनीतिक परिपाटी थी उसने भी क्या इस दास्ता का जुआ ढोने का काम किया, लोगों में आक्रोश बढ़ाने का काम किया? हितेश जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने कॉलोनियल लॉ खत्म होना चाहिए, काले कानून खत्म होने चाहिए, ऐसा उन्होंने 5वीं बार बोला अभी 2-3 दिन पहले जब ये सम्मेलन था पूरे देश के कानून मंत्रियों का। उसमें बोला कि भाई दास्ता से मुक्ति करो, और आज माननीय कानून मंत्री जी ने बोला। इसकी बैकग्राउंड समझिए। मैकाले आया, मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया 1857 में। उसको ये बोला कि भाई यहाँ पे तुम कानून बनाओ, इन लोगों को, चूंकि ये लोग बहुत लॉ अबाइडिंग हैं, भारत के लोग, ये लोग कानून को तोड़ते नहीं है, ये गाय टाइप के लोग हैं, इनको जिस कानून से तुम बांध सकते हो वैसे बांधो। मुगलों ने जितने काम तलवार के दम पे किए थे वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किए। मुझे आप 5 मिनट समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं। पहला कानून 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया गया। उसका पर्पज ये था कि इस देश के लोगों को अपराधी बनाना। बोला कानून तो बन गया, इसको लागू कौन कराएगा? 1861 में दूसरा कानून बनाया, पुलिस एक्ट। हमारे 4 भाइयों में से एक भाई को पुलिस बना दिया गया, उसको लाठी पकड़ा दी गई, बाकी 3 भाइयों को पिटवाने वाला काम शुरू करा दिया। उनको लगा अच्छा इधर चलो भाई आईपीसी बन गई, पुलिस एक्ट बन गया, अब क्या है? तो उन्होंने देखा कि नॉर्थ इंडिया के मठ मंदिर तो लूटे जा चुके थे, तोड़े जा चुके थे, अयोध्या, काशी, मथुरा पूरा लूटा जा चुका था। मैं मठ मंदिरों पर भी आऊंगा। नहीं, मैं वो कानून 1863 की बात कर रहा हूं।
अंग्रेजों की नजर पड़ी कि साउथ के मठ मंदिर, जहां पे अंग्रेजों का मुगलों का राज नहीं था, आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, वहां के मठ मंदिर मुक्त थे, बहुत संपन्न थे। उन्होंने 1863 में पहला कानून बनाया मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए, और सारे मठ मंदिर अपने कंट्रोल में ले लिए। मठ मंदिर के पुजारी जो वहां पे पूजा कराते थे उनको नौकर बना दिया। मठ मंदिरों की पूरी प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके जो उसके मालिक थे उसी को किराएदार बना दिया। इस तरीके का सिस्टम बना। उसके बाद फिर और आगे बढ़े, उनको लगा कि यहाँ की जमीनों पे चर्च कैसे बनाया जाए, चर्च को कैसे कब्जा दे। उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। 5 एकड़ की जमीन चाहिए होती थी आपको कप्तान का ऑफिस और डीएम का ऑफिस बनाने के लिए, 50 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेते थे। और पूरे देश भर की जो सिविल लाइन बनी हुई है वो सिविल लाइन अंग्रेजों के लैंड एक्विजिशन एक्ट से बनी है। इसलिए पूरे देश में आपको जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां डीएम एसपी के ऑफिस के बाद में एक चर्च जरूर मिलेगा, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलेंगी, और भारत की सारी सिविल लाइन का आप मान के चलिए कि 70% मालिकाना हक चर्च के पास है। तो वो एक प्रॉपर्टी को कब्जा करने का तरीका था, चर्च को देने का तरीका था। 1937 में आते आते उनको लगा फिर डिवाइड एंड रूल करो, उन्होंने शरिया एक्ट बना दिया। शरिया एक्ट बना के, नहीं तो 1937 के पहले तक हिंदू मुसलमान के लिए एक ही कानून था, अलग अलग कानून नहीं था। 1937 में पहली बार आया, ये अंग्रेजों का हो गया। लेकिन उसके बाद जो काम किया हमारी सरकारों ने, वो इतना घिनौना काम किया, इतना घिनौना काम किया कि अंग्रेजों को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया। आप 1991 में कानून बनाते हैं और कानून बना के ये कहते हैं, जिसको कहते हैं पूजा स्थल कानून। नाम इतना प्यारा है, लगता है कि पूजा स्थल के रखरखाव के लिए है। पूजा स्थल कानून ऐसे लगता है मंदिरों की भलाई के लिए बना हुआ है। नाम प्यारा है, पूजा स्थल कानून। एक्चुअल में ये हिंदू विरोधी कानून है, एक्चुअल में ये मंदिर विरोधी कानून है। ये कानून बना के कांग्रेस की सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने ये बोला कि केवल आप अयोध्या के मंदिर के विवाद को कोर्ट के जरिए ठीक कर सकते हैं, बाकी आप किसी विवाद पे जा ही नहीं सकते। एक तरीके से इस कानून बना के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया गया। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का जो राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो फंडामेंटल राइट है, उसको छीन लिया गया। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए जो राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन, उसको छीन लिया गया। अब आप समझिए, अगर भारत की स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक भारत में अगर विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो होगा कैसे? इसलिए मैं कहता हूं, इस कानून को बना के कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को खत्म किया है और भीड़ तंत्र को उकसाया है। शांतिपूर्वक समाधान जो होता है कोर्ट के जरिए होता है। अगर कोर्ट के जरिए समाधान नहीं होगा तो उन स्थानों का जिनका वर्णन वेद पुराण में है या गीता रामायण में है या किसी और धार्मिक ग्रंथ में है, वो काशी है, मथुरा है, आपके गुजरात का भद्रकाली है, मध्य प्रदेश का भोजशाला है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर का अटाला है, बंगाल का है, ऐसे पूरे देश भर में अलग अलग बड़े प्रमुख स्थान हैं जिनके बारे में कहीं न कहीं हमारी धार्मिक पुस्तकों में विवरण है, जिनके बारे में तोड़ने वाले ने खुद ही लिखवाया है कि मैंने तोड़ा है। आप उसको रिक्लेम करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने उस कानून को चैलेंज किया है। मामला 3 जज, पहले 2 जज सुन रहे थे, अब उसको रेफर कर दिया 3 जज को, और भगवान ने चाहा तो वो कानून खत्म होगा। इस देश के जो हमारे मंदिर, जो गौरी गजनी के गलत काम हैं, वो खत्म होंगे और वापस हमें गुजरात का भद्रकाली भी मिलेगा, मथुरा भी मिलेगा, काशी मिलेगा, अटाला मिलेगा, भोजशाला मिलेगा। ऐसे 100 प्रमुख स्थान हैं जिन पे हमारा जो अवैध कब्जा चल रहा है, अवैध कब्जा हटेगा, हमें वापस मिलेगा। मैं कुछ क्वेश्चन है जो आप दोनों से पूछना चाहूंगा। जैसे आपने 91 की बात की, नहीं, मैं उसमें कुछ 2-3 सवाल और हैं। कांग्रेस के 5 पाप मैं बताना चाहता हूं। आप बताइएगा। हाँ। मैं इस क्योंकि एक क्रम चल रहा है। 91 के बाद 92 में भी एक काम हुआ, मेरे ख्याल से उसे भी आप कांग्रेस के पापों में गिनते होंगे। 95 में भी महापाप हुआ, 2012 में भी हुआ। 2012 में हुआ। तो वो मुझे लगता है कि आप भी शायद उसको इंगित करना चाहते हैं, ये क्योंकि पूरे देश को प्रभावित करने वाले बड़े मुद्दे हैं। एक जो आपने 91 का बताया, मैं 92 का कहता हूं, अल्पसंख्यक आयोग, 95 में वक्फ एक्ट, 2012 में राइट टू एजुकेशन में बदलाव। ये संक्षेप में अगर आप बताएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
हाँ, कम्युनल वायलेंस बिल लाकर हिंदुओं को ही उनकी घेराबंदी की एक पूरा षड्यंत्र बुना गया था। उस पर मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, भारत संविधान से चलता है। संविधान का मतलब समान विधान, ऐसा विधान जो सबके लिए लागू हो उसको कहते हैं संविधान। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान जैसे देशों के लिए है, बांग्लादेश जैसे देशों के लिए जहां सब बराबर नहीं है। भारत में तो आर्टिकल 14 कहता है सब बराबर, आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करोगे, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दोगे, आर्टिकल 21 कहता है सबको राइट टू लाइफ लिबर्टी। तो भारत में तो संविधान है, सबको समान अवसर है, सबको समान विधान है, सबको समान जीने का अधिकार है, सबको समान धार्मिक अधिकार है, फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 1991 में पूजा स्थल कानून के बाद कांग्रेस का जी नहीं भरा। अगले ही साल उन्होंने 1992 में दूसरा कानून बनाया जिसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के उन्होंने देश में अल्पसंख्यक कल्याण अल्पसंख्यक आयोग बनाया। उससे भी नहीं पेट भरा तो 2004 में उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून बनाया, उसमें मदरसों को अलग से छूट दिया, 2012 में फिर दिया, मैं उस पर आता हूं। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के कांग्रेस ने एक ही तीर से दो निशाना साधा। एक पहला कि उनको मुस्लिम्स को अपीजमेंट करना था, मुस्लिम्स को विशेष दर्जा देना था, वो दर्जा दिया। दूसरा, उससे भी ज्यादा बड़ा पाप किया, उन्होंने हिंदुओं को बांट दिया। हिंदुओं को ऐसे बांटा कि भारत के संविधान के अनुसार, भारत के सभी कानूनों के अनुसार जैन बौद्ध सिख भी हिंदू कहलाते हैं। जैन बौद्ध सिख के लिए अलग से कोई कानून नहीं होता। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो चारों पे लागू होता है, जितने भी और कानून है। लेकिन पहली बार 1992 में कांग्रेस की सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के जैन बौद्ध सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, हिंदू को मेजॉरिटी बना दिया। अब आप बताइए, सिख पंथ की स्थापना जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुई, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई, उसी में सिख को माइनॉरिटी बना दिया और हिंदू को मेजॉरिटी बना दिया, तो बंट गए ना आपस में। तो एक तरीके से उन्होंने एक ही तीर से दो निशाना साधा। और संविधान में कहीं लिखा नहीं माइनॉरिटी कौन है। माइनॉरिटी कौन है संविधान में नहीं लिखा, माइनॉरिटी कौन है किसी कानून में नहीं लिखा। माइनॉरिटी 1% वाला है कि 2% वाला कि 5% वाला, कहीं नहीं लिखा। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन बन गया, 2006 में उस पाप को और आगे बढ़ाया, माइनॉरिटी एमिनिस्ट्री बना दिया। तो नतीजा यह हो रहा है कि लद्दाख में हिंदू केवल 1% हैं, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। जो कम्युनिटी वहां पे 50% हो, माइनॉरिटी कहलाती है। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचे हैं, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। मुस्लिम 97% हो, माइनॉरिटी कहलाते हैं। नागालैंड में हिंदू केवल 8% हैं, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। क्रिश्चियन 88% हैं, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। मिजोरम में हिंदू केवल 2% हैं, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। 80-85% के आसपास जो क्रिश्चियन है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। मतलब पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है, किसी आप फर्स्ट सेकंड वाले से पूछो कि 2 बड़ा है कि 88 बड़ा है या 90 बड़ा, तो कहेगा नहीं 90 बड़ा है। लेकिन इस देश में ऐसा हो रहा है कि 2% वाला मेजॉरिटी और 90% वाला माइनॉरिटी और 97% वाला माइनॉरिटी। ये कांग्रेस का खेल है। उसको भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अभी 30 अक्टूबर को उस पर फिर से सुनवाई होगी, फाइनल हियरिंग के लिए आ चुका है। हमने ये कहा कि भैया इस कानून को खत्म करो, ये तो पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। संविधान निर्माताओं की मंशा ये थी कि देश में चूंकि विभाजन हुआ था मजहब के आधार पर, सबको बराबर रहे, किसी को मन खौफ ना हो। कहने का मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पिताजी ने बोला भाई ये 5 बच्चे हैं, ये छोटा वाला ना थोड़ा कमजोर है, इसको पोलियो ओलियो है, ये बेचारा चल नहीं पाता, इसको एक गिलास दूध देते रहना। ये थोड़ी कहा था कि बाकी 4 भाइयों को दूध ही मत देना। लेकिन कांग्रेस ने उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा किया कि जो छोटा वाला भाई जिसको 1 गिलास दूध देना था, बोला नहीं केवल इसी को दूध मिलेगा, बाकी 4 को दूध ही नहीं मिलेगा। तो नतीजा ये निकला धीरे धीरे इस देश में कि जहां पे समान अधिकार देना था क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को, उनको विशेष अधिकार दे दिया। जहां उनको भाई के तरीके ट्रीट करना था, उनको दामाद के तरीके ट्रीट करना शुरू कर दिया। ये गलती हुई हमारे देश में 1992 में। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं, आप दोनों जिस आंदोलन की राजनीति से निकले हैं और आज जिस तरह से खोल के आप पढ़ते हैं, बता रहे हैं, बहुत खुल के बोल रहे हैं। राजनीतिक दल, आपने अलग अलग दलों के नाम लिए, आपने भी नाम लिया। संयोग से जब आंदोलन की परिणति राजनीति के तौर पर हो रही थी, आप दोनों का ही जुड़ाव उस दल से था। कुछ ऐसा बताएंगे कि वो मन खट्टा कैसे हुआ, वो क्षण क्या था, आपकी आंखें खुली कब? क्योंकि यही कपिल मिश्रा जब दिल्ली में बोलते थे तो मैंने देखा है हजारों की लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। यही अश्विनी उपाध्याय उस समय बोलते थे, लोग पीछे आते थे। और ये ताकत आगे एक राजनीति को ताकत दे दी। उसके बाद
जिन लोगों के मन में व्यवस्था परिवर्तन की चाह थी वो किनारे कर दिए गए, वो मुद्दे भुला दिए गए। आपकी आंखें कब खुली? राजनीति ने आपसे छल किया या आपने लोगों से छल किया? पहले आपने उनके लिए भाषण दिया, अब दूसरों के लिए भाषण दे रहे हैं, ऐसा है क्या? बहुत आवश्यक है ये सवाल पूछना भी और इसका जवाब सुनना भी। कई बार ये सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि कपिल मिश्रा क्यों बदला, तो मैंने कहा कपिल मिश्रा तो नहीं बदला। मैं तो तब भी यही कह रहा था कि जो भ्रष्टाचार से लड़ेगा उसके साथ खड़े होंगे। ये तो नहीं कहा था जो ठेके खोलेगा उसके साथ खड़े होंगे। तब भी ये कह रहे थे जो भारत माता की जय बोलेगा उसके साथ खड़े होंगे, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगा उसके साथ खड़े होंगे। अन्ना आंदोलन या इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसकी मूल भावनाओं में 3-4 चीजें थी। पहली चीज थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बिल्कुल स्पष्ट है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। आज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सबसे वल्गर फेस वो आप बन चुके हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप बोले कि वो कौन सी घटना थी जिससे कि हिले, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं वो घटना, क्योंकि वो मेरे मन में कहीं बैठ गई। ऐसी 2 घटनाएं हैं जिनका मैं उदाहरण दूंगा। पहली घटना, जिस दिन आम आदमी पार्टी को बनाया गया उस दिन मंच से 51 नेताओं की सूची जारी की गई। 51 नेताओं के लिस्ट नाम देके जारी किए गए कि ये 51 नेताओं को भारत की राजनीति से बाहर करने के लिए हम राजनीति में प्रवेश करेंगे। उसमें नाम था शरद पवार का, सोनिया गांधी का, मुलायम सिंह यादव का, मायावती का, देवगौड़ा का, ये ऐसे लालू यादव का, ये नामों की सूची थी। यानी जन्म किस उद्देश्य से हो रहा है, ये 51 लोगों को राजनीति से। और उसके बाद एक दृश्य जो बिल्कुल मन में चिपक गया, एक मंच है, वही 51 नेता खड़े हुए हैं सारे के सारे, और उनके बीच में छोटू भी खड़ा हुआ है हाथ पकड़ के, छोटू खोटू गिरगिट। मतलब ये तो उस प्रकार की स्थिति हो गई कि भाजपा ये बोले कि मस्जिद बननी चाहिए अयोध्या में। मतलब आप जिस चीज के लिए जन्म हुआ, जिस चीज के लिए बनने हो, जिसके लिए आंदोलन, उसका ठीक वो नहीं कर पाए तो एक बात होती है, उसका ठीक उल्टा कर रहे हो। दूसरा, दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर के तौर पे मैं दिल्ली के प्रगति मैदान में एक कार्यक्रम में गया। वहां पे महबूबा मुफ्ती आई कश्मीर से, वहां की मुख्यमंत्री। मैंने महबूबा मुफ्ती से केवल 2 सवाल पूछे। मैंने कहा कि टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? या तो ये बताओ कि बुरहान वानी से तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम बुरहान वानी को मासूम और अपना भाई कैसे बोल रहे हो, तुम्हारे घर में ये झंडा कैसे लग रहा है चांद तारे वाला। और या फिर ये मत बोलो कि टूरिज्म चल ही नहीं सकता, टेररिज्म एंड टूरिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। तो महबूबा मुफ्ती रोने लगी मंच पे। आप इसको गूगल पे चेक कर सकते हैं, कपिल मिश्रा महबूबा मुफ्ती डाल के। तो मेरे को बोला जा रहा है कि मुसलमान वोट नहीं देगा ऐसे सवाल पूछोगे तो, मुसलमान वोट नहीं देगा इस प्रकार के सवाल करोगे तो। ये करने की, मैंने क्या, मुसलमान के अफजल गुरु के नाम पे वोट दे रहा है, बुरहान वानी के नाम पे वोट दे रहा है। और ये मुसलमान वोट देगा या हिंदू वोट देगा या पटेल वोट देगा या कोई कौन सा वोट, इसके लिए बनाई गई थी क्या? यानी जिस चीज को कहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों को भगत सिंह बताया जा रहा है। जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे, जो पकड़ा जाए उसी की जाति। परसों तक जो औरंगजेब के नारे लगा रहा था वो मनीष सिसोदिया आज राजपूत हो गया। जो बोल रहा स्कूलों के अंदर मां सरस्वती की पूजा नहीं होनी चाहिए, वो महाराणा प्रताप के वंशज हो गए। तो जातिवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, हर वो चीज जिसके खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन का सपना इस देश में सभी लोग, देखिए अन्ना आंदोलन में ऐसा कोई नहीं होगा इस देश का व्यक्ति, यहां तक कि कांग्रेसी भी, जो कांग्रेस का सदस्य है तो घर का आदमी नहीं निकला तो लेकिन औरत और बच्चे गए, क्योंकि सबके मन में था देश में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित के समय पे एक दम घुटने वाली स्थिति हो गई थी, देश नकारात्मक दिशा में जा रहा था, ऐसे लगता था कोलैप्स कर जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। और ये तो सौभाग्य, जैसा अश्विनी जी ने बोला कि हमारे को नेतृत्व मिल गया मोदी जी का, वरना इसी कोरोना काल में अफ्रीका के जैसों देश की हालत भारत की हो जाती। तब कहां पे खड़ा हो कपिल मिश्रा, कहां पे खड़ा हो? मैं भी वहां खड़े होकर बोलूं शराब का ठेका लेने वाला भगत सिंह है, मैं भी वहां के खड़ा होकर बोलूं कि हवाला में जेल जाने वाला सुखदेव है,
अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर का कत्ल करने वाला राजगुरु है, ये बोलूं वहां पे खड़ा होके? कहा तो मैं नहीं बदला, ना मैं बदला, ना कुमार विश्वास बदले, ना किरण बेदी बदली, ना वीके सिंह बदले, ना देश के वो हजारों लाखों करोड़ों युवा बदले, ना वो एनआरआई बदले, कोई नहीं बदला। बदले तुम, जिनको इस देश ने व्यवस्था परिवर्तन का आशा का एक छोटा सा दीपक थमाया था, और तुम हाथ में दिया लेके हमारे घरों में आग लगाने के लिए आ गए। एक अंतिम उदाहरण आपको देता हूं दिल्ली के दंगों का। दिल्ली में यमुना विहार में एक बहन रहती है, प्रीति गुप्ता, उनके घर को आग लगा दी गई दिल्ली के दंगों के दौरान। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आग लगा दी गई, बच्चों को लेकर ऊपर भागी वो तीसरे फ्लोर पे, ऊपर भी पूरा धुआं धुआं चढ़ गया, दम घुटने लगा। 2 बच्चे 9 साल और 7 साल के बच्चे उस मां ने अपने हाथ से नीचे फेंके। पब्लिक पकड़ ले तो बच जाएंगे और ना पकड़ ले तो जो ईश्वर चाहे, क्योंकि ऊपर तो मरना निश्चित है दम घुट के। किसी तरह पब्लिक ने बचा लिए बच्चे। उसने ये बात बोली, उसने बोला कपिल भाई, जिस वक्त मेरा घर धू धू करके जल रहा था उस वक्त कोई मुफ्त के पानी से उस घर को बुझाने वाला नहीं था। वो आग मुफ्त के पानी से बुझने वाली आग नहीं थी। तो ये वो कुछ घटनाक्रम है, ये वो कुछ पल है। आपने यहां पे टैंकर घोटाले की बात की, 400 करोड़ का टैंकर घोटाला। मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर मैंने टैंकर घोटाले की रिपोर्ट रख दी थी। मुझे तो लगा शीला दीक्षित के घोटाले खोलने के लिए मंत्री बनाया गया होगा। मेरे को यह समझाया जा रहा है कि मंत्री तो और भी हैं, रिपोर्ट वो नहीं बना सकते थे क्या? तेरे को समझ में आ रहा है घोटाला कैसे खोलना है? तो आंखें देखिए, आंखें तो बहुतों की खुली, अश्विनी जी की खुली, मेरी खुली, कुमार विश्वास की खुली, किरण बेदी की खुली, वीके सिंह की खुली, किसी की मुझसे पहले खुली, किसी की मेरे साथ खुली, किसी की मेरे बाद खुली, कुछ की अब खुल रही है। कोठियाल साहब उत्तराखंड के सीएम के कैंडिडेट बनाए गए थे, आज खड़े ना नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो सारी दुनिया, अगर तुम्हारी गाड़ी उल्टी जा रही है और सारी गाड़ी सामने से आ रही है तो सारी गाड़ियां गलत नहीं है, आप गलत लेन में ड्राइव कर रहे हो, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत सारी बातें आई और दिल्ली दंगे की भी बात आई। हमने देश में उन्माद बढ़ता हुआ देखा और साहस बढ़े ये ठीक है, मगर दुस्साहस बढ़ जाना, कानून व्यवस्था ये सब नहीं मानना। ये खासतौर से अभी एक सारे में बहस चली, वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया, कितनी गड़बड़ियां, लोगों की संपत्ति कब्जा कर लेना और उस पर भी हेकड़ी और उसकी सुनवाई कहीं नहीं। राजनीति फिर जो संकेत कर रहे हैं, राजनीति जब इस तरह की चीजों को शय देती है तो समाज कैसे बढ़ता है? और वक्फ बोर्ड के खास संदर्भ में मैं समझना चाहूंगा। देखिए, 1995 में कांग्रेस ने तीसरा महापाप किया। 1991 में पूजा स्थल कानून, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1995 में वक्फ एक्ट। और ये कानून बना के उन्होंने इतनी असीमित शक्ति दे दिया कि अगर जिस हॉल में हम बैठे हुए हैं इस हॉल पे वक्फ बोर्ड कह दे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो आप उसके ऑर्डर के खिलाफ, उसकी नोटिस के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। इस कानून का दुष्परिणाम है कि आज की डेट में वक्फ बोर्ड भारत का 3रे नंबर के प्रॉपर्टी का मालिक बन गया है। रेलवे और डिफेंस के बाद 3रे नंबर की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया है। क्यों बन गया है? मेरठ मुजफ्फरनगर की दूरी लखनऊ से 700 किलोमीटर की दूर है। अब अगर वो मेरठ में एक नोटिस भेज रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है वक्फ की, तो आप मेरठ में मुकदमा तो कर नहीं सकते। आपको जाना पड़ेगा लखनऊ, जहां वक्फ का ट्रिब्यूनल है। और किस ट्रिब्यूनल में जाके सुनवाई आपको अपनी बात रखनी है? जिसमें सारे के सारे मुस्लिम हैं। अगर आप वक्फ बोर्ड का कॉम्बिनेशन देखें या वक्फ ट्रिब्यूनल का कॉम्बिनेशन देखें, उसमें एक एमपी होगा मुस्लिम, एक एमएलए होगा मुस्लिम, एक टाउन प्लानर होगा मुस्लिम, एक आईएएस होगा मुस्लिम, एक वकील होगा मुस्लिम, एक मुतवल्ली होगा वो तो मुस्लिम होगा, एक स्कॉलर होगा मुस्लिम। एक बार अगर मेरे घर के ऊपर नोटिस आएगी तो मैं मेरठ से मुजफ्फरनगर से 700 किलोमीटर दूर लखनऊ जाऊंगा, लड़ूंगा मुकदमा, चूंकि मेरे घर पे नोटिस आ गई है। अब मेरे बगल वाले अगर पार्क में नोटिस आ जाए और कह दे ये पार्क वक्फ की प्रॉपर्टी, तो कौन लड़ेगा? पूरे भारत में जो ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, गौचर जमीन है, जो खेल का मैदान है, जो ग्राम समाज की जमीन है, उस पे वक्फ बोर्ड कब्जा करता जा रहा है। चूंकि वो किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके खिलाफ कोई लड़ नहीं रहा है और आगे नहीं जाता, कोई आगे नहीं जाता। और लड़ने के लिए आपको, चूंकि वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल होता है वो केवल राजधानी में होता है। उदाहरण के लिए अगर अहमदाबाद में बैठे हुए हैं तो अहमदाबाद का, गुजरात का एक बॉर्डर यहां से 400 किलोमीटर दूर भी है, वहां आदिवासी रहते हैं। आदिवासी के क्षेत्र में जहां आदिवासियों ने कभी अपने पास की कोर्ट नहीं देखी,
उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र का जो आदिवासी वाला एरिया है, जहां आदिवासियों ने अपने बगल वाली कोर्ट नहीं देखी, वो ट्रिब्यूनल कहां से देखेंगे, राजधानी कहां से देखेंगे? तो ऐसी जगह पे यह वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, जाके नोटिस भेजता है, बोले ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। अब दो उसको कंडीशन देता है, या तो तुम आओ 700 किलोमीटर दूर, अपने कागज दिखाओ, मुकदमा लड़ो, नहीं तो काम करो, कन्वर्ट हो जाओ। तो वक्फ बोर्ड एक्सटॉर्शन का काम कर रहा है, वक्फ बोर्ड लैंड ग्रैबिंग का काम कर रहा है, और वक्फ बोर्ड कन्वर्जन का काम कर रहा है। गरीबों के धर्मांतरण का सबसे बड़ा तरीका इसने निकाला हुआ है, नोटिस भेजता है, बड़े लोगों को नोटिस भेज के पैसा वसूलता है, और गरीबों को नोटिस भेज के कन्वर्ट करा रहा है। इतना खतरनाक कानून। और ऐसा कानून न जैन के लिए, न बौद्ध के लिए, न सिख के लिए, न हिंदू के लिए, न पारसी के लिए, न बहाई के लिए, न क्रिश्चियन, किसी के लिए नहीं, केवल एक कम्युनिटी के लिए, केवल एक कम्युनिटी के लिए। इसलिए मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये कानून पूरी तरीके से संविधान की धज्जिया उड़ा रहा है, इस कानून को खत्म करना जरूरी है। और मैं आपको 1 मिनट और लूंगा। आपको याद होगा कांग्रेस काम कैसे करती, मैं बार बार कहता हूं, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वही काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया, वही काम कांग्रेस ने कानून बना के किया। इस देश को लूटने के लिए और बांटने के लिए कांग्रेस ने बहुत कानून बनाए। कभी आप एक आध दिन के पूरा 8 घंटे की चर्चा रखिए, तब मैं 8 घंटे आपको 8 घंटे की भी चर्चा रखेंगे। मैं एक छोटा सा एक वन लाइनर आपसे लेके इस चर्चा को आगे, क्योंकि आगे भी सत्र हैं। आपने जो बताया कागज मांगते हैं, वो जो आंदोलन भी चलाते हैं, वो कहते हैं कागज दिखाओ, और हम कागज नहीं दिखाएंगे। आप इसे राजनीति में आक्रोश की कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए, एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अश्विनी जी बोल रहे हैं ये बड़ा गंभीर विषय है और भारत के सर्वाइवल का विषय है, क्योंकि हमने आज जब विभाजन की विभीषिका देखी, आकार पर वो तीसरा सबसे बड़ा कब्जा जो है वक्फ और बोर्ड विभाजन का। की विभीषिका रेलवे के और कॉन्टेक्स्ट डिफेंस के में बाद अगर देखें, जो आपने आज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई और जो किताब थी दिनेश जी और पूरी टीम ने जो कहा, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप वक्फ बोर्ड को देखें तो भारत के अंदर विभाजन, कानूनन विभाजन किया जा रहा है। आज लोगों को पलायन किया जा रहा है, हटाने से मजबूर किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, और हमारे संविधान को ही इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी गर्दन पे तलवार चलाने के लिए। और ये जो कागज नहीं दिखाएंगे वाला गैंग है, मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कागज तो तुम्हारा बाप भी दिखाएगा, क्योंकि ये नया भारत है, ये जागा हुआ भारत है। बस फर्क इतना है कि जिस दिन कागज खुलेंगे उस दिन सबको पता है कि अमर अकबर एंथनी कोई भी हो, दादा का नाम रामलाल ही निकलने वाला है। धन्यवाद कपिल जी, धन्यवाद अश्विनी जी। ये सत्र आप सबने महसूस किया होगा, ये अलग तरह का सत्र था, और एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स, एक एकेडमिक डिस्कोर्स, जब उसे आप एक्टिविस्ट के बीच में ले जाते हैं तो तथ्य भी रहते हैं, आक्रोश भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों को ये तीखा लगा हो सकता है, मगर ये पांचजन्य संवाद है, ये 56 भोग की थाली है। कुछ मीठा होगा, कुछ तीखा होगा, मगर हम एक गारंटी दे सकते हैं कि सारा कुछ फैक्चुअल होगा। यही हमारी पहचान है।